चल देखिए, हम लोग आज के में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यह आपके चैप्टर 1 यानी कि इसको पढ़ने के बाद इसमें दो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एक है एल्गोरिथम। इन दो टॉपिक के द्वारा आपका 1.1 क्लियर हो जाएगा, माने उसके लिए यह कंसेप्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड है, एक यूक्लिड है, यह तो नाम है, एक विभाजन है, यह प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं कि विभाजन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या आता है, उसके रूल क्या है, यह सब पढ़ चुके हैं। विभाजन में बता दिया है, पढ़े हैं ना विभाजन। विभाजन डैट मीन जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में प्रयोग की भाषा में भाग कहते हैं या बंटवारा कहते हैं, जिसको क्या कहा गया, विभाजन। और प्रमेयिका नहीं जानते हैं, यह एक आपके लिए नया शब्द है। तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्रमेयिका। यह दोनों तो जान चुके हैं, है ना। प्रमेयिका जान जाएंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एक टॉपिक क्रिएट हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं क्या, प्रमेयिका। ठीक है, आपने नीचे के क्लास में पढ़ा हुआ है, कुछ टर्म्स बताया गया है, मैंने तो बताया है और लोग भी 9th क्लास में पढ़े होंगे तो उनको बताया गया होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रमेय पढ़े हैं आप लोग। प्रमेय किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? प्रमेय किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? प्रमेय बताया गया है कि प्रमेय किसे कहा जाता है, प्रमेय क्या होता है, नहीं बताया गया है। प्रमेय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरम, क्या कहते हैं, थ्योरम। अब देखिए कि प्रमेय क्या होता है। प्रमेय को जानने से पहले हम जानते हैं कथन, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, गणित की भाषा में कथन उसी को कहा जाता है जो या तो पूर्ण रूप से सत्य होता है या पूर्ण रूप से असत्य होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि पटना भारत की राजधानी है, तो यह पूर्ण रूप से गलत है, पूर्ण रूप से गलत है ना। तो पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए इसको हम कथन कह सकते हैं, है ना। और हम कहें कि पटना बिहार की राजधानी है, यह पूर्ण रूप से सही है, यह पूर्ण रूप से सही है, तो यह भी कथन होगा। हाँ, वैसे टर्म्स या वैसे स्टेटमेंट, वैसे आपके द्वारा कहे गए आपका वाक्य, सेंटेंस, है ना, कथन नहीं कहलाता है। जो डाउटफुल हो, है ना, जिसमें संदिग्धता हो, है ना, जो संभावना को व्यक्त करे कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है कि आप पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, है ना। तो यह कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए इसको हम कथन नहीं कह सकते, है ना। जैसे कि मैट्रिक की परीक्षा में कोई विद्यार्थी बैठा तो उसका पास होना यह कथन नहीं है, यह कथन नहीं है ना। हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, वह स्टार्ट होगा नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यह कथन नहीं है ना, यह संभावना है। क्या है, संभावना है। तो अनिश्चितता को कथन हम नहीं कहते। जो निश्चित है, जो निश्चित है कि या तो सही होगा और नहीं तो गलत होगा, उसी को हम कथन कहते हैं। क्योंकि आप यह जानते हैं, है ना, जैसे हम कहें कि यह किताब है, यह निश्चित रूप से गलत है और इसको आप प्रमाणित करके बता दीजिएगा कि यह किताब नहीं है। कैसे बताइएगा? आपको किताब का भी गुण पता है और कलम का भी गुण पता है, तो उसे कंपैरिजन कराइएगा, कंपैरिजन करके तुलना करके आप बता दीजिएगा कि यह किताब नहीं है ना। तो कथन वही होता है जो निश्चित रूप से निश्चित परिमाण को या निश्चित बात को बताता है, निश्चित बात को बताता है, वह चाहे बात पूर्ण रूप से सही हो या पूर्ण रूप से गलत हो। ठीक है, और कथन ही प्रमेय होता है जिसको हम प्रमाणित करते हैं। तो हमको तो गलत चीज बताया नहीं जाएगा, हमको जो बताया जाता है, जो दिया जाता है ना, वह दिया जाता है एकदम ट्रू सेंटेंस, और तब कहा जाता है कि इसको प्रमाणित कीजिए, है ना। तो एक सत्य कथन,
एक सत्य कथन जिसे हम प्रमाणित करते हैं, जिसे हम प्रमाणित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आपको दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यह एकदम सत्य कथन है ना, और आप इसको प्रमाणित करेंगे, है ना, तो प्रमाणित करेंगे, यह एक सत्य कथन है, तो इसलिए सत्य कथन को ही हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं, क्योंकि इसको प्रमाणित करके हम प्रदर्शित करते हैं। तो कथन दो हो गया ना, एगो असत्य कथन और एगो, तो सत्य कथन को ही क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं, जिसको प्रमाणित किया जाता है, जिसको प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, और आपने 9th क्लास में 2 सेंटेंस और 2 टर्म और पढ़े हैं, एक अभिगृहित पढ़े और एक अभिधारणा पढ़े हैं। उसमें एक होता है मूल स्टेटमेंट, मूल बात, मूल तथ्य, जो स्वयं प्रमाणित था, जिसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं थी, वह हमारे प्रयोग से प्राप्त था, है ना। तो वैसे कथन जिसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, या वैसे कथन जो स्वयं प्रमाणित होता है, स्वयं सिद्ध होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रमेयिका तक पहुंचने के लिए हम कथन से ही शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पढ़ा है और पढ़ा भी जो है वो लोग, उन लोग को भी याद नहीं है ना, तो इसलिए कथन लिखिए। ऐसे हम पढ़ाए थे तो लिखाए थे, और लोग के तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमने बताया है, यह याद है। लिखिए कथन, पहले यह टॉपिक लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब उसके अंडर में यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या काम करेंगे, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए कथन, हो गया कथन। क्या हो गया? स्टेटमेंट। क्या हो गया? स्टेटमेंट। कथन स्टेटमेंट। लिखेंगे डैश दे करके, हमारे द्वारा प्रयोग में लाया गया, हमारे द्वारा प्रयोग में लाया गया, हमारे द्वारा प्रयोग में लाया गया वैसा वाक्य जो पूर्ण रूप से सत्य होता है, जो पूर्ण रूप से सत्य होता है, या असत्य होता है, पूर्ण रूप से सत्य होता है या असत्य होता है, असत्य होता है, कथन कहलाता है। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखें, अर्थात वैसा वाक्य जो सही या गलत
सही या गलत, निश्चित बात को बताता है, निश्चित बात को बताता है, निश्चित बात को बताता है, कथन कहलाता है, कथन कहलाता है। ठीक है, कथन कहलाता है। अब देखिए, ये तो कथन हो गया, और एक कथन ही प्रमेयिका भी होता है और प्रमेय भी होता है। एक कथन ही प्रमेयिका भी होता है और प्रमेय भी होता है। अब अंतर क्या है देखिए, प्रमेय क्या होता है, तो एक सत्य कथन होता है जिसे प्रमाणित करके हम प्रदर्शित करते हैं कि यह बात क्या है, सही है। और प्रमेयिका क्या होता है, तो वह भी कथन होता है लेकिन उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं सिद्ध होता है। वह इसका प्रयोग हम करते हैं दूसरे किसी समस्या के समाधान के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। यह खुद तो स्वयं सिद्ध होता ही है, लेकिन वह खुद के द्वारा किसी अन्य समस्या का समाधान करता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रमेय, प्रमेय प्रमेय, थ्योरम, THEOREM, 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 हो गया। थ्योरम लिखेंगे डैश दे करके, लिखेंगे एक ऐसा सत्य कथन, एक ऐसा सत्य कथन, एक ऐसा सत्य कथन जिसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, 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 प्रमेय कहलाता है, प्रमेय कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अर्थात प्रमाण के साथ प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला एक सत्य कथन, एक सत्य कथन प्रमेय कहलाता है, प्रमेय कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। कोई दिक्कत? कथन समझ में आया, प्रमेय समझ में आया, या दोनों टॉपिक पीछे का है। अब हम लोग इसमें आते हैं, है ना। यानी कि अगला क्या है, प्रमेयिका। लेमा लिखिए, प्रमेयिका, लेमा। ठीक है, यानी कि इसके बारे में क्या बताया हमने, तो यह
आपको क्या करता है, यह स्वयं सिद्ध एक कथन होता है, इसको हम लोग प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह खुद प्रमाणित होता है। तो फिर करता क्या है, तो यह आ करके किसी दूसरे समस्या के समाधान में भाग लेकर के उस समस्या को का समाधान निकालता है, करता है। बस में रहा है, लिखेंगे एक स्वयं सिद्ध कथन, एक स्वयं सिद्ध कथन, डैश देकर लिखिए, एक स्वयं सिद्ध कथन एक स्वयं सिद्ध कथन, एक स्वयं सिद्ध कथन जिसे प्रमाणित करने की, एक स्वयं सिद्ध कथन जिसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह अन्य समस्याओं के हल में सहायता प्रदान करता है, अन्य समस्याओं के हल में सहायता प्रदान करता है, हल में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग का आएगा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब इसमें आते हैं। प्रमेयिका तो समझ में आया कि एक स्वयं सिद्ध कथन होता है ना, जो खुद माने उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, या दूसरे में शामिल होकर के और दूसरे समस्या को क्या करता है, हल करता है। क्लियर है ना? अब देखिए, विभाजन आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। विभाजन वह एक स्वयं सिद्ध कथन है कि नहीं, यही पहले बताइए। विभाजन खुद एक स्वयं सिद्ध कथन है। हमने कैसे बताया था? विभाजन का मतलब बंटवारा। एक सामग्री कोई आपको दे दिया गया, एक सामग्री कोई आपको, ठीक है, वह सामग्री दे करके उस कोई संख्या परिमाण में वह दिया गया और उसको कहा गया बांट दीजिए। क्या कहा गया? तो जिस चीज को दिया गया उसका नाम दिया गया, किसको क्या कहेंगे? भाज्य। नाम क्यों दिया जाता है? पहचान के लिए, अपने मतलब की सुविधा के लिए हम लोग नाम दे देते हैं, है ना। अब जैसे सभी विद्यार्थी बैठे हुए, सबको विद्यार्थी कह रहे हैं तो इससे पता नहीं चलेगा, है ना। अगर सबको हम मानव कह रहे हैं, मनुष्य कह रहे हैं तो इससे पता नहीं चलेगा। सबको लड़का कह रहे हैं तो इससे पता नहीं चलेगा। सबको लड़की कह रहे हैं इससे पता नहीं चलेगा। इसीलिए स्पेसिफिक पहचान के लिए उसका क्या किया जाता है? नाम दिया जाता है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे ही नाम का अगर 2 से अधिक लोग हैं तो एक ही काम नहीं कर सकता है, लोग अलग अलग काम करेगा लोग। उसके अलावा उनका अलग अलग टाइटल भी बताया जाता है, क्योंकि पहचान हो। वह नहीं हो तो उनके पिताजी का नाम देखा जाता है, वह नहीं हो तो उनका घर देखा जाता है, घर भी अगर समान हो तो देखा जाता है किसके नजदीक है, यह बहुत सारी चीज देखा जाता है। जैसे मेरे नाम का एक आदमी और है यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे चानीडी पांडे टोला में, है ना, वीरेंद्र पांडे के सुपुत्र हैं निर्मल कुमार पांडे, है ना। निर्मल पांडे, है ना, वह क्लासमेट भी है मेरा, है ना, इसीलिए पहचान है। तो अभी हम नहीं जानते हैं, हो सकता है ना। माने
क्लास का जो कागज का जो नाम है ना, वह है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब देखिए कि निर्मल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन? तो निर्मल सर है ना। वो कौन है? तो माने वह दूसरा काम करते हैं, तो काम से उनका पहचान भी यहाँ पर निर्धारित हो सकता है कि कौन क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। इसलिए नाम देना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। और नाम के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, जब जो व्युत्पन्न हुआ उसके अनुसार उस समय जो नाम दे दिया गया वही नाम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब जैसे देखिए ए हो गया, है ना, तो ए आपको दिया गया कि बांटिए, तो इसका नाम क्या दिया गया? भाज्य। कहा गया कि बी लोगों में बांट दीजिए, बी लोगों में, है ना, तो बी लोगों में बांट दिए, जितने लोगों में बांटने के लिए कहा गया उसका नाम क्या दिया गया? भाजक, है ना। तो जब बांटा गया तो मान लेते हैं कि Q इतना परिमाण में सबको मिला, तो यह क्या हो गया? इसका नाम दे दिए क्या? भागफल। क्या नाम दे दिए? माने भाग माने विभाजन, भाग मतलब विभाजन, विभाजित किए उसका रिजल्ट मिला। फल दूगो होता है, वो खाने वाला फल, आई फल मतलब रिजल्ट, परिमाण, ठीक है। तो अब देखिए फ्रूट मतलब फल, अब फ्रूट्स मतलब परिमाण, दोनों एक ही होता है, खाली एस लगा दीजिएगा हो जाता है। जैसे आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब होता है बेड़ी, है ना, माने कड़ी, हथकड़ी, उसको कहते हैं आयरन्स, ठीक है। तो अब जैसे यह जितना बांटा गया प्रत्येक को, वह क्या नाम दिया गया उसका? भागफल, क्यों मान लिए। और बांटने के बाद कुछ बच जाएगा, तो बच गया उसको क्या है? इसका नाम देते हैं शेषफल। अब बोलिए कि अब विभाजन की क्रिया तो खुद एक प्रैक्टिकल है, खुद एक प्रयोग है, इसमें हमने क्या किया? ये तो ऐसा होना ही है, हमने बांटने के लिए दिया तो आप कुछ बांटिएगा, प्रत्येक को एकदम बराबर मात्रा में बांट दिए तो कुछ बच जाएगा, कुछ मिला था कुछ बांट दिया, कितने लोगों में बांटा और कितना बच गया, 4 गो टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यह क्या है? यह एक प्रैक्टिकल है, यह एक प्रयोग है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी कीजिएगा। तो क्या बताइए किसको क्या इसमें से दूसरा टर्म भी मिलेगा? कोई टर्म नहीं मिलेगा, है ना। यह जब मिलेगा तो कितना मिलेगा? 4 ही पद मिलेगा, न उससे कम और न उससे ज्यादा, ठीक है। अब इसी को मिलाते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। अब सही मतलब क्या? प्रारंभ में यही ना मिला था, तो जो प्रारंभ में मिला था, सारा कैलकुलेशन के बाद प्रारंभ वाला मान पर वह जाकर के मिल जाए, तो इसका मतलब कि हमारा काम सही है ना। तो इतना सामान इतना लोगों में बांटा गया, है ना। बी 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 यह बांटा गया कितने बार? Q बार, ठीक है, Q बार बांटा गया। अब तब बच कितना गया? R, तो इतना बार बांटा गया, अब प्लस R, अब तब बराबर कितना? A होगा। अब आप जानते हैं कि किसी समान परिमाण वाले संख्या को जितना बार जोड़ा जाता है वह उसको किस रूप में व्यक्त करता है? गुना के रूप में। किस रूप में व्यक्त करता है? अब जैसे 3 को हमने 8 बार जोड़ दिया, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ कितना? 8 बार। तो क्या लिखेंगे इसको? 3 गुना 8 लिखते हैं। अब B को कितना बार बांटा? Q बार। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए? B गुना Q, तो BQ लिख देंगे। अब प्लस जो बचा हुआ है वह, अब बराबर A। तो बोलिए इसको प्रूफ करना है क्या? नहीं, यह प्रूफ नहीं करना है, यह तो खुद सिद्ध है। जब आपने प्रयोग किया तो यह प्रयोग की एक प्रक्रिया है ना, जिसका रिजल्ट आपके सामने मिला। तो बोलिए यह स्वयं सिद्ध है कि नहीं है? है। तो विभाजन एक प्रक्रिया है जो कि क्या होता है? स्वयं सिद्ध होता है। इसलिए क्या हो गया? बोलिए विभाजन प्रमेयिका हो गया। और इस प्रमेयिका का पल को किसने दिया? पहले यूक्लिड ने। इसलिए क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। पहुंच गए ना जगह पर, है ना। बात समझ आ रहा है? माने विभाजन क्या है? एक प्रक्रिया है। विभाजन क्या है? अब वह प्रक्रिया कैसी है? तो स्वयं सिद्ध, उसमें कुछ करना नहीं है, यह एक प्रायोगिक परिमाण है, रिजल्ट है ना। और इसको किसने दिया? यूक्लिड ने। इसलिए क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब कोई कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो सीधे रिजल्ट यह,
है ना। मान युक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या मिलेगा, यही विभाजन का परिमाण मिलेगा। बस में रहा है ना। जैसे कोई कहे कि युक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके कोई समस्या को समाधान करना, तो किसको प्रयोग में लाने के लिए कर रहा है, इसको। बस में रहा है ना। तो यह काम हम करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत भी है? चलिए लिखते हैं इसको, लिखिए युक्लिड विभाजन परिमेयिका लिख करके डैश दीजिए। हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एल्गोरिथम। कोई यहाँ टीचर लोग बताता है कि परिमेयिका एल्गोरिथम में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वो मास्टर लोग कहीं देख लेगा तो बढ़ाएगा, सही है ना, इसके बाद से, है ना। नहीं तो ज्यादातर लोग कहता है कि यह परिमेयिका एल्गोरिथम इक्वल होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसके बाद हम एल्गोरिथम की चर्चा करेंगे, है ना। एल्गोरिथम अलग है, अब परिमेयिका अलग है। बस में रहा है ना। तो लिखिए इसको, युक्लिड विभाजन परिमेयिका लिख करके डैश दीजिए। लिखेंगे विभाजन एक गणितीय प्रक्रिया है। विभाजन एक गणितीय प्रक्रिया है जो स्वयं सिद्ध होती है, स्वयं सिद्ध होती है, जिसके कारण इसे विभाजन परिमेयिका कहते हैं। जिसके कारण इसे विभाजन परिमेयिका कहते हैं। विभाजन परिमेयिका कहते हैं। विभाजन परिमेयिका कहते हैं। इस परिमेयिका, इस परिमेयिका का निर्धारण सर्वप्रथम यूक्लिड ने किया था। इस परिमेयिका का निर्धारण सर्वप्रथम यूक्लिड ने किया था, जिसके कारण इस विभाजन परिमेयिका को, कहां छूट गया है? निर्धारण सर्वप्रथम यूक्लिड ने किया था। निर्धारण किया था विभाजन परिमेयिका का, किया था, जिसके कारण इस विभाजन परिमेयिका को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यह एग्जाम में परिभाषा इसका नहीं पूछा जाता। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इसको नहीं पढ़ेंगे, यह कॉन्सेप्ट हो गया कि कहां से हम आ रहा है और कैसे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। बस समझ रहा है ना। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। अब इसका निकालेंगे, है ना, पार्ट विभाजन से इस परिमेयिका का निर्धारण करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं।
ध्यान देंगे, यह जो परिमेयिका है यह दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लागू होता है। किसके लागू होता है? दो धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। काहे कि तो ये विभाजन है। बात समझिए, धनात्मक के लिए क्यों लागू होता है? ठीक है। अब जैसे हमको तो यह नहीं ना दिया जा सकता है कि -5 रुपया, है ना। माइनस क्या होता है? माइनस प्रकृति को बताता है। माइनस कोई संख्या नहीं है, संख्या परिमाण तो वही रहता है। माइनस और प्लस सिर्फ साथ में आकर के अब बताता है कि यह अपना है या दूसरे का है। बस समझ रहा है ना, यानी कि कमाया हुआ है कि कर्जा खाया हुआ है। ठीक है। तो यहां पर जैसे आपसे पूछा भी जाता है कि यूक्लिडी विभाजन परिमेयिका लागू होता है, लागू होता है ना। अब ऑप्शन में रहेगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। चूंकि यूक्लिडी विभाजन परिमेयिका किसके लिए लागू होता है? सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। बस समझ रहा है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह प्रमेयिका, हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह प्रमेयिका केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है, लागू होता है। ठीक है। अब देखिए, माना कि, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे धनात्मक पूर्णांक का मतलब 3 गो परिमाण होता है ना, एगो 0 होता है, एगो 0 से बड़ा, एगो 0 से छोटा। ठीक है। तो 0 हो गया तब तो कोई बात नहीं है, 0 से बड़ा होने का मतलब हो गया कि वह धनात्मक हो गया, और 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो कभी कभी धनात्मक पूर्णांक के जगह पर वह दे देगा, जैसे a और b ग्रेटर देन 0। तो यह भी किसको बता रहा है? धनात्मक पूर्णांक को ही बता रहा है। क्या बता रहा है? बस समझ रहा है ना। अगर यही चीज दे देगा a और b 0 से छोटा, तो यह क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में भी आ सकता है, सांकेतिक स्वरूप में भी आ सकता है। ठीक है। अब देखिए, माना कि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। देखिए, विभाजन का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। विभाजन देखिए यहां पे आ रहा है ना, विभाजन नहीं पढ़े रहते तो यहां पे बात इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है ना, हमको फिर विभाजन को क्लियर करके बताना पड़ता है ना। अब इसमें देखिए, b छोटा हो गया a से, जिसमें b छोटा क्या हो गया? a से। आपको पता है, बताए हैं कि विभाजन की प्रक्रिया में दो संख्याओं में जो छोटा होता है भाग हम उसी से देते हैं। यानी कि जब तक बांटने वाली संख्या ज्यादा नहीं होगी जितना लोगों में बांटा जा रहा है, तब तक विभाजन का काम संपन्न नहीं होगा। अगर जैसे मान लेते हैं कि 3 कोई संख्या आपको दे दिए, या 3 कोई सामान दे दिए और कहे कि 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो बंटाएगा? संभव है? नहीं है ना। तो इसीलिए भाजक क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? भाज्य से, है ना। अब थोड़ा देखिए कि यहां पर ऑब्जेक्टिव एक और क्रिएट होगा, कहेगा कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में b छोटा है a से, तो भाज्य होगा। तो बड़ा वाला मान हमेशा भाज्य, ध्यान रखिएगा। बड़ा वाला क्या होता है? भाज्य, और छोटा वाला क्या होता है? भाजक। बस समझ रहा है ना। तो बताइए, a और b में अभी b छोटा है a से, तो भाज्य कौन होगा? a होगा। भाजक कौन होगा? b होगा। बस समझ रहा है। अब देखिए, इसलिए अब विभाजन का काम होगा, किससे किस में भाग देंगे? b से भाग देंगे कौन सी में? a में। तो भागफल मान लेते हैं q आ गया।
और शेषफल क्या आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भागफल। और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इन सभी का प्रायोगिक जो प्रदर्शन किए हैं, जो हम लोग जांच किए हैं, है ना, वह क्या आएगा बताइए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब समझ लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब यही होता है, दो संख्याओं के बीच का रिलेशन, यह विभाजन के लिए। बस में रहा है ना। अब यह कैसे आता है, अभी हमने समझा दिया था, है ना। यह हो गया। अब इसमें देखिए कि शेषफल के लिए कंडीशन होता है। शेषफल के लिए, अब भागफल तो हो सकता है ना, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 123 हो सकता है, 250, भागफल तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन शेषफल कुछ भी नहीं हो सकता है। भाज्य कुछ भी हो सकता है, भाजक कुछ भी हो सकता है। अब उस भाजक और भाज्य के अनुसार भागफल भी कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन शेषफल एक कंडीशन के अंतर्गत आता है। शेषफल या तो 0 होगा, या तो नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये भाजक से हमेशा छोटा होगा। कभी भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा, बात समझ रहा है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि 3 से हमने भाग दिया 9 में, है ना, क्या होगा बोलिए, 3 त्रिका 9, शेषफल 0। क्या ऐसे भी हम भाग देते हैं, 3 दूना 6, शेषफल 3, ऐसे होगा, नहीं होगा। 3 से भाग दिए कौन सी में, 8 में, 3 दूना, शेषफल कितना, ठीक है। 3 से भाग दीजिए 7 में, शेषफल कितना। अब देखिए भाजक यहां पर 3 है ना सब में, शेषफल 2 आया, 0 आया और 1 आया। इसके अलावा कोई और शेषफल आ ही नहीं सकता है। इसके अलावा कोई और शेषफल जब आएगा, दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो या तो शेषफल 0, नहीं तो शेषफल 1 और नहीं तो शेषफल 2, यही शेषफल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि शेषफल 0 से लेकर के अब भाजक से 1 कम तक, भाजक से 1 होगा। बस समझ रहा है ना। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि r जो हुआ यह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और किससे छोटा होगा, b से। और क्या होगा, b से 1 अंक छोटा, 1 अंक छोटा, माने उसके बराबर नहीं होगा, उससे क्या होगा, कम होगा। बस में रहा है। तो यह शेषफल के लिए यह कंसेप्ट हो गया, है ना। तो यह पूछा जाता है ना, कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें b छोटा है a से, b छोटा है, तो जो छोटा हो गया वही क्या हो गया, भाजक हो गया। हई तो रहबे करेगा, युवा क्या होगा, भाजक। क्या होगा, अगर यहां पर b के जगह पर c रखे रहते तो यहां पर क्या लिखते, c। अगर यहां पर d रहता तो यहां पे क्या रहता, d। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। इसको लिखिए, जैसे मत लिखिए, व्याख्या करके लिखिएगा। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का व्याख्या है, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। किसी को इसमें दिक्कत भी है,
ये सब पहले ही बता चुके हैं। यह डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और यह रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। तो यह क्वोशिएंट का फर्स्ट लेटर क्यू होता है, इसलिए क्यू से डिनोट किए हैं, और रिमाइंडर का फर्स्ट लेटर क्या होता है, आर होता है, इसलिए आर से प्रकट किए हैं, ठीक है। ए और बी तो कोई नंबर हो सकता है, वह सी डी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम अपने लिए अनुसार रख दिए हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन।